नमस्कार साथियों। पिछले 2-3 दिन से व्यक्तिगत कारणों की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ले नहीं पाया था, किंतु आज से वापस पुनः एक नए उत्साह के साथ, एक नए संचार के साथ, एक नई उमंग के साथ फिर से हम शुरू करते हैं। तो अपनी पिछली क्लास तक अपन ने देखा था कि उपराष्ट्रपति जो पद होता है, उपराष्ट्रपति पद जो होता है, उस उपराष्ट्रपति पद को लेकर अपन ने चर्चा की थी कि वह अनुच्छेद 63 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद हमने चर्चा की अनुच्छेद 66 के अंतर्गत, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से उसका निर्वाचन होता है। उसके निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है साथियों, जिसके अंतर्गत संसद के सभी सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों ही सदस्य उसमें भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल के अंतर्गत विधानसभाओं का कोई भी सदस्य उसमें भाग नहीं लेगा, केवल और केवल संसद के सदस्य उसके अंदर भाग लेते हैं। इतनी चर्चा। और अनुच्छेद 66 के अंतर्गत अपन ने ये देखा था कि उसकी योग्यताएं क्या क्या होती है। तो योग्यताओं के ऊपर फिर से प्रकाश डाल देता हूं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता थी कि वह उसकी अधिकतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद को धारण न करता हो। और चौथी योग्यता अपन ने देखी थी कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये 4 योग्यताएं अपन ने देखी थी। इसके साथ साथ अपन ने यह भी पढ़ा था कि उसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल अनुच्छेद 67 के अंदर लिखा हुआ है 67, आर्टिकल 67 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से लेकर आगामी 5 वर्षों तक अपने पद पर क्या करेगा, काम करेगा। साथ ही साथ अगर वह अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। साथियों, इसी के साथ अपन ने यह भी चर्चा कर ली थी कि अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से समय से पूर्व हटाना है तो इस संबंध में जो संकल्प है वो संकल्प हमेशा राज्यसभा द्वारा ही लाया जाएगा। ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जब बात करते हैं तब राष्ट्रपति के संदर्भ में यह देखा जाता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में आप लगा सकते हो, किंतु उपराष्ट्रपति को उसके पद से अगर हटाना है तो इस संबंध में जो संकल्प है, जो पहल है, वो हमेशा कौन करता है, राज्यसभा ही करता है। ये ध्यान रखना। 14 दिन की पूर्व सूचना दोनों को देनी पड़ती है। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो दूसरा सदन यानी जो जांच करता सदन है वो उस संकल्प की जांच करता है, जबकि उपराष्ट्रपति पर जो पद से हटाने का जो संकल्प प्रस्ताव लाया गया था राज्यसभा द्वारा, लोकसभा जो यानी दूसरा सदन जो है वह केवल उस पर अपनी सहमति प्रदान करती है। साथियों ध्यान रखना, यहां तक अपन ने चर्चा कर ली थी। अनुच्छेद 69 में अपन ने बात कर ली थी कि उसको उसके पद की जो शपथ है वो राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस काम के लिए जो अधिकृत व्यक्ति है वो उसको उसके पद की शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 69 के अंदर अपन ने देख लिया था। देखिएगा, इसके निर्वाचन से जुड़े हुए अगर कुछ फैक्ट हैं जो राष्ट्रपति के समान ही लगते हैं। देखिएगा कि निर्वाचन को लेकर अगर कोई विवाद हो जाता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निर्णय अनुच्छेद 71 के तहत कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय ही करेगा। साथियों ध्यान रखना, राष्ट्रपति के लिए भी यही था, राष्ट्रपति के चुनावों के लिए भी यही था कि आर्टिकल 71 कहता है कि अगर उसके किसी भी प्रकार के विवाद हो जाते हैं निर्वाचन को लेकर, अगर प्रत्याशी को लगता है कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वह प्रत्याशी स्वयं जो उसमें उम्मीदवार थे वो या फिर निर्वाचक मंडल, ध्यान रखना यहां पे एक चीज लिखिए, इस संबंध में प्रत्याशी स्वयं अथवा निर्वाचक मंडल के कम से कम 10 सदस्यों द्वारा 30 दिनों के भीतर
याचिका लगानी होती है। साथियों, अपन ने एक चीज राष्ट्रपति के संदर्भ में भी कुछ इसी प्रकार का पढ़ा था। फर्क सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति के संबंध में जब ऐसा कुछ होता है तो निर्णय उच्चतम न्यायालय लेता है, ये बात सही है आर्टिकल 71 के तहत, किंतु वहां पे अपन ने ये चीज देखी थी कि प्रत्याशी स्वयं अथवा निर्वाचक मंडल के, राष्ट्रपति में जब आता है तो यहाँ पे 20 सदस्य हो जाते हैं। ध्यान रखना, निर्वाचक मंडल की अवधि यही रहेगी कि जब नतीजों की घोषणा होती है उसके बाद विवाद आएगा कि ये नहीं बनना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, तो विवाद तभी खड़े होते हैं। तो जैसे ही विजेता अभ्यर्थी की घोषणा होती है तो उसके 30 दिनों के भीतर ऐसी याचिका दायर होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति वाला हो तो प्रत्याशी स्वयं या निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य, 10 सदस्य होने चाहिए, जबकि राष्ट्रपति के अंदर यहाँ पे हो जाएंगे कितने, 20 सदस्य। बाकी साथियों बिल्कुल इसी तरीके से ये चलेगा। क्लियर हो गया। इसके साथ एक चीज और मैंने चर्चा कर ली थी कि उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होते हैं उसमें किसी भी सदस्य के मत का मूल्य निकाला नहीं जाता है। साथियों क्लियर, ये सारी चीजें अपन ने क्लियर कर दी है। ये कुछ रह गया था निर्वाचन को लेकर, इसको भी आज साथियों अपन ने कंप्लीट कर दिया है। अब अपन चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यों को लेकर। साथियों ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं वो मुख्य तौर पर 2 ही कार्य होते हैं। मुख्य तौर पर 2 कार्य कैसे होते हैं देखिएगा। एक तो वो कार्य करता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। ध्यान रखना, और ये कहां लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 64 इस बात का उल्लेख करता है कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा साथियों। और दूसरा काम होता है इसका क्या, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। और इस बात की चर्चा कहां है, अनुच्छेद 65 के अंदर। जब राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया था उस समय भी मैंने इस अनुच्छेद को क्लियर किया था। देखिएगा, उपराष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं, पर्टिकुलरली संविधान के अंदर उपराष्ट्रपति पद के कोई कार्य नहीं है। क्लियर, उसके मुख्य रूप से ये 2 कार्यों की चर्चा जरूर होती है कि अनुच्छेद 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्लियर है, तो पदेन सभापति के रूप में इसके 2 काम होते हैं साथियों, ध्यान रखना। एक तो क्या काम होता है कि राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना। क्लियर, और दूसरा इसका काम क्या होता है कि राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। क्लियर है, ये इसके राज्यसभा के सभापति के रूप में काम होते हैं। क्या, एक तो राज्यसभा के अनुशासन बनाए रखेगा, जो भी बैठक होगी उस बैठक की अध्यक्षता करेगा, अनुशासन बनाए रखने का काम इसी को करना है। दूसरा काम क्या है कि राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर क्या करना, हस्ताक्षर करना। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में जब भी किसी बात को लेकर मतदान होता है तो सामान्य मतदान में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्योंकि उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए वह सामान्य मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। किंतु अगर सदन के सदस्यों के मत बराबर हो जाए, मान लीजिए 200 सदस्य है, 200 सदस्य में से 100 एक तरफ 100 पक्ष के और 100 ही विपक्ष के मत पड़ गए, यानी अब डिसीजन हो नहीं रहा, उस स्थिति में जो निर्णायक मत होगा वो आपके कौन देगा, उपराष्ट्रपति देगा। साथियों, सामान्य मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं देता, किंतु अगर मत बराबर हो जाए तो बराबर मत की स्थिति में जो निर्णायक मत होता है वो कौन देता है, उपराष्ट्रपति देता है।
राज्यसभा के सभापति के रूप में ये इसके काम हो गए। दूसरा, अनुच्छेद 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। साथियों, अनुच्छेद 65 ये कहता है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त रहता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं? मृत्यु हो जाए, उसकी बीमारी हो, या वो किसी विदेश दौरे पे गया हो, अनुपस्थित हो, अपने किसी भी कारणवश वो अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन न कर पा रहा हो, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, किंतु अधिकतम कितने तक कर सकता है? साथियों ध्यान रखना, अधिकतम 6 माह तक ही ऐसा वो कर सकता है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद 6 माह के भीतर भीतर नए राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक ही काम कर सकता है। क्लियर हो गई चीज? ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद चर्चा करते हैं और क्या क्या बात जो भारत के उपराष्ट्रपति लेकर पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर जो वर्तमान वेंकैया नायडू है वहां तक उनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को लेकर चर्चा करते हैं। फटाफट इसको नोट कीजिएगा। अब देखो आगे कुछ चर्चा करते हैं। एक छोटी सी चर्चा है वेतन और भत्ते को लेकर। ध्यान रखना यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछता है वो क्या पूछता है कि उपराष्ट्रपति को पद पर रहते हुए 4 लाख रुपए प्रति माह तथा सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। किंतु सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, ध्यान रखना, किंतु यह वेतन उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी उपराष्ट्रपति के रूप में उसको किसी भी प्रकार का कोई वेतन दिया नहीं जाता है। साथियों ध्यान रखना, उसको जो वेतन और पेंशन दी जाएगी वो किस रूप में दी जाएगी? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसको क्या दी जाती है? वेतन और पेंशन दी जाती है। वेतन कितना है? पद पर रहते हुए तो 4 लाख रुपए प्रति माह, और सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपए प्रति माह उसको क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी। किंतु ये जो भी सुविधा दी जा रही है वो उसको राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में दी जाती है, ना कि उपराष्ट्रपति के तौर पर दी जाती है। क्लियर है साथियों? अब देखिए अपन बात करते हैं अब तक के उपराष्ट्रपतियों की। उपराष्ट्रपतियों की सूची की जब बात होती है तो जो पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम मिलता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके अंदर सीधा सीधा एक फैक्ट लिखिए। पहला निर्वाचन कब? 1952। द्वितीय निर्वाचन
1957। ध्यान रखना दोनों ही निर्वाचन में ये निर्विरोध रूप से 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति बने। ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है उस पर जरा जाइएगा, क्योंकि हामिद अंसारी जो है जिन्होंने 13वें और 14वें निर्वाचन के अंदर, दोनों निर्वाचनों के अंदर जीत दर्ज की है 2007 और 2012 के अंदर, वो भी 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं लगातार। लेकिन मैंने यहां पे क्या लिखा है, निर्विरोध रूप से 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति है। ध्यान रखना निर्विरोध का मतलब होता है इनके प्रतिपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं था, ठीक है ना। मैंने एक चर्चा और लिखवाई थी कि 1961 से पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान था, ठीक है ना। किंतु पहले और द्वितीय निर्वाचन के अंतर्गत निर्विरोध रूप से सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चुन लिया गया था, यानी कोई प्रतिपक्ष में खड़ा हुआ ही नहीं, बिना किसी विरोध के इनको चुन लिया गया था। इसलिए 11वें संविधान संशोधन 1961 के तहत, जो कि लागू 1962 में होता है, उस 11वें संविधान संशोधन के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था थी उसको क्या कर दिया गया साथियों, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो देखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहला निर्वाचन जो 1952 में हुआ था उसमें भी यही जीते, दूसरा निर्वाचन जो 1957 में हुआ था उसमें भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जीते। तो एक तो 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे और निर्विरोध रूप से 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति भी कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। क्लियर है साथियों। आगे बात करते हैं नंबर 2, व्यक्तिगत तौर पे नंबर 2 है, लेकिन निर्वाचन के तौर पे कौन से आएंगे, तीसरे आएंगे, और उनका नाम क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की साथ करें बात हो तो तीसरा निर्वाचन था जो कि कब हुआ था, 1962 के अंदर हुआ था साथियों। और 1962 से लेके 1967 तक इन्होंने काम किया था। याद रहे जब राष्ट्रपति पद लिखवाया था उस समय चौथा निर्वाचन था जो 1967 में हुआ था, जिसमें ये जीते थे, किंतु पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्रथम राष्ट्रपति है, ध्यान रखना। लेकिन उपराष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है साथियों, ध्यान रखना। 1962 से लेके 1967 तक इन्होंने अपना कार्यकाल है पूरा किया है साथियों, ध्यान रखना। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे निर्वाचन जो 1962 में हुआ था उस समय ये जीते थे, और इनके निर्वाचन के समय 2 प्रतिद्वंदी थे, ये निर्विरोध नहीं थे, ध्यान रखना। 2 प्रतिद्वंदी इनके सामने खड़े हुए थे साथियों। क्लियर है। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन तक की चर्चा होती है। इसके बाद फटाफट इसको नोट कीजिए, और कौन कौन से उपराष्ट्रपति हुए हैं उनको लेकर जो विशेष तथ्य है उसको लेकर भी बात करते हैं। फटाफट नोट कीजिए इसको। अब देखो बात करते हैं अगले उपराष्ट्रपति। व्यक्तिगत तौर पे तो तीसरे होंगे, और इनके लिए निर्वाचन कौन सा होगा, चौथा निर्वाचन होगा साथियों। तो कौन से नाम आते हैं, वी गिरी। निर्वाचन नंबर कौन सा है, चौथा निर्वाचन होगा साथियों। कब होगा, 1967 के अंदर होगा। क्लियर है। अब देखो इनके बारे में क्या चर्चा होती है। सबसे पहले पद पर कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से त्याग पत्र देने वाले
प्रथम उपराष्ट्रपति, और कब दिया था? 1969 में। साथियों ध्यान रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, जो उस समय, इस समय ध्यान रखना 1967 में जो निर्वाचन हुआ था राष्ट्रपति के लिए, उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन जीते थे। 1967 से लेकर 1969 तक उन्होंने काम किया, लेकिन 1969 के अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। और वीवी गिरी जो कि उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद इन्होंने प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे भी काम किया था। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले जो उपराष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी थे। किंतु कुछ समय बाद ही इन्होंने क्या कर दिया था, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था राष्ट्रपति निर्वाचन में नामांकन भरने के उद्देश्य से। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति कब दिया था? तो 1969 में। कौन बने? वीवी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति का पूछ ले तो भी कौन थे? वीवी गिरी। साथियों चौथा निर्वाचन 1967 में हुआ। अब चूंकि 1969 में इन्होंने क्या दे दिया, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, तो अब अगले जो उपराष्ट्रपति होंगे, अगले उपराष्ट्रपति का नाम है GS पाठक। साथियों पूरा नाम है इनका गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक। साथियों अब देखो इन्होंने यहां पे क्या किया है, यहां पे इनका निर्वाचन होगा, निर्वाचन नंबर 5वां निर्वाचन होगा। और कब होगा? 1969 में। देखो चौथा निर्वाचन 1967 में हुआ और 5वां सीधा 1969 में आ गया। क्यों? क्योंकि वीवी गिरी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इसलिए जो उपराष्ट्रपति के जो 5वां निर्वाचन हुआ था, वो 5वां निर्वाचन कब हुआ? 1969 के अंदर हुआ था। साथियों क्लियर है? अब देखो इसके बारे में सबसे मेन फैक्ट क्या है कि निर्वाचन के समय सर्वाधिक प्रतिद्वंदी थे। निर्वाचन के समय सर्वाधिक प्रतिद्वंदी थे। और कितने प्रतिद्वंदी थे इनके साथ? 6 प्रतिद्वंदी थे। साथियों ध्यान रखना, अब तक सिर्फ 2-2 आ रहे थे। पहले और दूसरे निर्वाचन में तो विरोधी थे ही नहीं, प्रतिद्वंदी थे ही नहीं। दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय 2 हुए, वीवी गिरी के समय 2 थे, GS पाठक के समय ध्यान रखो सर्वाधिक प्रतिद्वंदी थे। कितने? 6। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या कि पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बन सके, पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बन सके थे। साथियों जबकि आप देखो पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन तीसरे निर्वाचन में, राष्ट्रपति का तीसरा निर्वाचन जो 1962 में हुआ था उसमें जीते थे। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन वो भी राष्ट्रपति बने, वीवी गिरी वो भी राष्ट्रपति बने, लेकिन GS पाठक साथियों देखो 1969 से लेकर 1974 तक ये काम करेंगे, उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं किया था। तो फैक्ट हो जाएगा पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बन सके थे। साथियों क्लियर है? नेक्स्ट फैक्ट आ जाएगा इसके बाद। छठा निर्वाचन होगा, छठा निर्वाचन, और उसमें आ रहे हैं आपके कौन? BD जत्ती, BD जत्ती। तो BD जत्ती के लिए निर्वाचन नंबर कौन सा है? छठा निर्वाचन है साथियों। और कब हो रहा है? 1974 के अंदर हो रहा है। और BD जत्ती ध्यान रखना सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में
काम करने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति है साथियों। सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था कब? 1977 के अंतर्गत जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी, उस समय बीडी जत्ती ने क्या किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी और सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति थे। और ओवरऑल देखा जाए तो दूसरे कार्यवाहक दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया था। इससे पहले वीवी गिरी ने प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन? बीडी जत्ती। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद निर्वहन किया था, तो ऐसे दूसरे। लेकिन ओवरऑल व्यक्तिगत तौर पे अगर कार्यवाहक पूछ ले तो कौन? तीसरे कार्यवाहक थे। क्लियर है? ओवरऑल व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि वीवी गिरी ने जब उपराष्ट्रपति पद का छोड़ दिया था तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली था, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे 1969 के अंदर, उन्होंने दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम किया था। और तो व्यक्तिगत तौर पे तो तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति पद पर काम करने वाले तो दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति। और सर्वाधिक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति है, ध्यान रखना। फटाफट से इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं 7वें निर्वाचन की तरफ जो होगा 1979 के अंदर साथियों। फिर साथियों देखो, बात करते हैं अगले निर्वाचन को लेकर। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनके लिए निर्वाचन हो जाएगा कौन सा? 7वां। निर्वाचन हो जाएगा। और 7वां निर्वाचन कब? 1979 के अंदर। ध्यान रखना, ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इससे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो रहे हैं साथियों। देखिए, इसके बाद देखिए फिर आएगा अगला राष्ट्रपति, 8वां निर्वाचन आ जाएगा। 8वां निर्वाचन आपके होगा साथियों 1984 के अंदर, और वो होंगे कौन? आर वेंकटरमन। आठवां निर्वाचन देखो कब हो रहा है? 1984 के अंदर हो रहा है। किंतु ध्यान रखना 1987 में राष्ट्रपति के चुनाव में अभ्यर्थी बनने पर कार्यकाल पूरा करने से पूर्व इन्होंने क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। और ऐसा करने वाले ये दूसरे उपराष्ट्रपति बने थे। एक पहला 1969 के अंदर वीवी गिरी ने किया था। सेकंड देखो आर वेंकटरमन कर रहे हैं 1987 के अंदर। उसके बाद देखो 9वां निर्वाचन आ जाएगा आपके शंकर दयाल शर्मा। 9वां निर्वाचन आपके कब होगा? 1987 में। ध्यान रखना ये भी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।
निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए थे, इन्होंने भी राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी बनने पर 2 माह पूर्व क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था साथियों 1992 के अंदर। क्लियर है? फटाफट से इसको नोट कीजिए। इसके बाद अगले चर्चा करते हैं 10वें निर्वाचन को लेकर। शंकर दयाल शर्मा के बारे में एक बात और नोट कीजिए कि निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए थे, ठीक है ना। अब देखो इनके बारे में क्या है कि कांग्रेस के एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति बने थे साथियों। क्लियर? इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखो 10वें निर्वाचन को लेकर बात करते हैं तो शंकर दयाल शर्मा 1992 के अंदर जा रहे हैं। क्लियर है? देखिएगा शंकर दयाल शर्मा 9वें निर्वाचन के अंदर 1992 के अंदर 2 माह पूर्व इन्होंने क्या दे दिया है साथियों? त्याग पत्र दे दिया है। क्लियर है? इसके बाद देखो अगले नंबर आता है किसका? के.आर. नारायणन का। इनके लिए निर्वाचन होगा कौन सा? 10वां निर्वाचन होगा 1992 के अंदर होगा। इन्होंने भी क्या दे दिया था? अभ्यर्थी बनने पर 1 माह पूर्व क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था साथियों। इसके बाद देखो 1997 में दिया था, 1 माह पूर्व ही दिया था त्याग पत्र। इसके बाद देखो 1997 के बाद आपके अगले उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चा करते हैं। कृष्णकांत। उनके लिए निर्वाचन होगा कौन सा? 11वां निर्वाचन। 11वां निर्वाचन होगा कब? 1997 के अंदर। इनके बारे में फैक्ट है, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम उपराष्ट्रपति। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम उपराष्ट्रपति है साथियों। उसके बाद देखिए अगले हैं ये आपके, अब यहां पे इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? हालांकि लास्ट टाइम में ही हुई थी। इसके बाद देखिएगा कृष्णकांत के बाद जो आपके अगले उपराष्ट्रपति बनते हैं वो आपके आ रहे हैं कौन? भैरव सिंह शेखावत। बारहवां निर्वाचन 2002 के अंदर। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत 2002 के अंदर। उसके बाद देखिए भैरव सिंह शेखावत के बाद में 2002 के अंदर वो हो गया। उसके बाद आते हैं आपके मोहम्मद हामिद अंसारी। इन्होंने 13वां निर्वाचन
जो कि कब 2007 में, और 14वां निर्वाचन 2012 में। इस समय इससे इनके जो राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल थी साथियों, ध्यान रखना। और यहां पे जो है वो आपके प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है। अंतिम जो है 15वां निर्वाचन जो है वर्तमान में जो है वेंकैया नायडू, जो कि 15वां निर्वाचन है 2017 से लेके वर्तमान तक, अभी तक यही चल रहे हैं। इनके बारे में फैक्ट लिखिए कि भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उपराष्ट्रपति बने। इसी के साथ आपका जो उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए अपने YouTube चैनल जीके बाय धीरज शर्मा के ऊपर। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।